हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हिंदी में कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा ए डॉट बी तो ए डॉट बी जो हो जाता था यह होता था स्केलर प्रोडक्ट, इसको कहते थे स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को जो है हम ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं, यानी ए क्रॉस बी। अगर दो राशि हमारे पास है, दो सदिश है, तो ए क्रॉस बी ये इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी पहले हम लोग जान ले किसको किस चीज से सूचित करते हैं, ये जान ले। अब मान लेते हैं कि माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, जहां हमारा थीटा जो है थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी थीटा 0 और पाई के बीच लाई करता है। तो ये दो सदिश पहले ले लेते हैं। ये हमारा एक सदिश ये हुआ और दूसरा सदिश ये ले लेते हैं। ये हमारा वेक्टर बी है और इसके बीच का कोण थीटा ले लिए हैं। तो हमारा ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। एन जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको हम मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। यह जो है ए और बी, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये यूनिट वेक्टर एन जो है, लिख देते हैं समझने के लिए, यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों पर लंब है। तो ये दोनों पर लंब है, इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लाइन ले लेते हैं। ये हमारा यूनिट वेक्टर हुआ, लेकिन ये डॉट डॉट से दर्शाते हैं, इसलिए कि यह हमारा पीछे की तरफ लाइन होता है। जैसे इसको समझने के लिए लिखते हैं कि जैसे हम बी क्रॉस ए लेते हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये जो है ना, इसी पर हमारा दिशा निर्धारित होता है और माइनस साइन जो है इसी के कारण होता है। तो यहाँ रूल जो है हमारा थम्स रूल, जो राइट हैंड थम्स रूल है, यहाँ लागू होता है। जैसे ए क्रॉस बी, हमने ए क्रॉस बी लिया, तो ए क्रॉस बी यानी ए से बी की तरफ हम दाहिने हाथ को ए पर डालेंगे और दाहिने हाथ को ऐसे बी की तरफ मोड़ेंगे। तो मोड़ेंगे, क्या देखते हैं कि अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ जाता है। तो जब अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम ये शो करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये हमारा यूनिट वेक्टर एन हो गया। लेकिन बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में हम हाथ को ऐसे रखेंगे तब ऐसे मोड़ेंगे ए की तरफ, यानी बी पर रख के ए की तरफ मोड़ेंगे। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि अंगूठा नीचे की तरफ, यानी ये जो हमारा कॉपी हुआ इसके नीचे की तरफ गया, तो ये पीछे का पार्ट हुआ, इसीलिए इसको हम डॉट डॉट से सूचित करते हैं। तो यही हमारा एन जो है डायरेक्शन बताता है और ये हमारा थंब्स रूल है। अब ये जो हमारा ये फॉर्मूला हुआ, इसको ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो इससे हम बहुत चीज प्राप्त करते हैं। क्या क्या प्राप्त करते हैं? पहला चीज है कि हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक सदिश है, ये हमारा एक सदिश है, यानी ये जो निकालेंगे हमेशा सदिश में आएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यह माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। माइनस क्यों होगा? तो थम्स रूल से अभी बताए हैं, तो ये माइनस में, यानी ये चीज आ जाएगा हमारा। तीसरा कि अगर ए क्रॉस बी 0 है, तो इसका 0 होने का बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। या तो मॉड ऑफ ए 0 होगा, यानी ए क्रॉस बी यहाँ पर है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो या तो ये 0 हो
या ये 0 हो या ये 0 हो, तीनों 0 हो सकता है। लेकिन n चूंकि हमारा यूनिट वेक्टर है इसलिए n नहीं 0 होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि या तो वेक्टर a 0 है मॉड ऑफ वेक्टर a, या मॉड ऑफ वेक्टर b 0 है, या तीसरा साइन थीटा 0 है। तो साइन थीटा 0 है, तो साइन थीटा को 0 होने के लिए थीटा हमारा 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा एंड सो ऑन। यानी इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाएगा n पाई। तो ये कंडीशन हुआ, यानी इतने कंडीशन से हम a क्रॉस b को 0 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सदिश जो है a क्रॉस b, यानी ये दोनों सदिश जो है समांतर होगा, सदिश समांतर होगा, संरेख भी होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पैरेलल टू b। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, चौथा, मॉड ऑफ वेक्टर a, यानी ये जो है मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। तो ये जो हमारा है साइन थीटा को भी मॉड कर लेते हैं। ये हम अगर हमें बीच का कोण निकालना हो, ये हम प्रयोग करते हैं बीच का कोण निकालने के लिए। बीच का कोण, जब दो सदिश दिया हो तो उसके बीच का कोण यहां पर लिख देते हैं। दो सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए, ये बीच में लिख दिए हैं, इसको साइड में रखिएगा। यहाँ हम इससे चलते हैं। तो बीच का कोण निकालने के लिए हम साइन थीटा निकालेंगे, यानी हमारा साइन थीटा हो जाएगा एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मॉड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और यूनिट वेक्टर n। तो ये हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मॉड जो है 1 होता है। तो ये हमारा हो गया पांचवा पॉइंट चलते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a 0, ये 0 कब होता है? तो अभी हम ये ऊपर फिगर लिए उसी को यहाँ ले रहे हैं। ये हमारा a है और ये b है। तो ये b, बीच का कोण थीटा, ये b a पर आ जाएगा, ये b लाइन a पर आ जाएगा। यानी उस समय थीटा जो है हमारा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो जब थीटा का मान 0 हो जाएगा और b पे a पर आ जाए, यानी a क्रॉस a या b क्रॉस b कहेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ थीटा हमारा 0 हो जाएगा, तब ये पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट, वेक्टर a क्रॉस माइनस वेक्टर a बराबर 0 होगा। कब? यहाँ थीटा हमारा पाई हो जाएगा, यानी ये लाइन इसके सीधे में इधर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल पाई हो गया, तो साइन पाई 0 होता है। यानी दोनों ही स्थितियों में, दो स्थिति है, या तो 0 और या तो पाई, दोनों ही स्थितियों में हमारा वैल्यू इसका 0 ही आएगा। आगे छठा पॉइंट, ये हो गया पांचवा पॉइंट तक। छठा पॉइंट चलते हैं। ये छठा पॉइंट हमारा है, इसको अच्छा से, एकदम बहुत अच्छा से देख लीजिएगा कि आगे का चैप्टर भी आधारित है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा ध्यान रखने पर सारे क्वेश्चन जो है इजी ढंग से बन जाते हैं। 6 है कि अगर हम थीटा का मान π/2 ले तो हमारा वेक्टर a क्रॉस b, ये तो हमारा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन π/2 और यूनिट वेक्टर n, यहाँ थीटा का वैल्यू π/2 रखेंगे तो साइन π/2 1, यानी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b यूनिट वेक्टर n हो जाएगा। यूनिट वेक्टर n का वैल्यू हमेशा 1 होता है और उसके दिशा पर इसका मान निर्धारित होता है, जो कि पीछे बता चुके हैं, इसलिए n देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये 7वां पॉइंट है। अब चलते हैं i क्रॉस i के लिए XYZ प्लेन में चलते हैं। ये हमारा XYZ प्लेन ले लेते हैं, ये x है, y और z। हम लोग जानते हैं वो x के अनुदिश जो है यूनिट वेक्टर i होता है, ओ y के अनुदिश यूनिट वेक्टर j और ओ z के अनुदिश यूनिट वेक्टर k होता है। तो i क्रॉस i, जैसे a क्रॉस a बताए थे उसी के ढंग से कि i क्रॉस i, यानी यहाँ i हम लिए और क्रॉस i यानी इसी पर रह गया, यानी एंगल हमारा 0 हो गया। तो साइन 0 0, यानी i क्रॉस i जो है हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह j क्रॉस j ये भी 0 और k क्रॉस k ये भी हमारा 0 हो जाएगा।
आगे फिर I क्रॉस J, ये I क्रॉस J, तो I क्रॉस J, ये I पर हम थम्स अपना इस ढंग से रखें तो ये उल्टा करना पड़ेगा, और J की तरफ हम हाथ करें तो इस समय इसमें क्या होता है कि हमारा, जैसे इसको ऐसे घुमा के देखते हैं, ये I और J की तरफ आते हैं, यानी हमारा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसलिए कि थम्स हमारा ऊपर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी I क्रॉस J को ये हमारा K हो जाएगा। इसी तरह J क्रॉस K ये हमारा I हो जाएगा, और I K क्रॉस I, K क्रॉस I K I J हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए हम लोग ये इसको साइक्लिक रूप में, सर्किल के रूप में देखते हैं, यानी यहाँ पर लिखते हैं I J और यहाँ K और ऐसे, ये सर्किल के रूप में याद रहेगा। ये हम जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, I J तो K हो गया, J K तो I हो गया, और K I तो J हो गया, और यही ये हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो जस्ट इसका चिन्ह जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी I K चलें, यानी I क्रॉस K, तो ये हमारा I K तो हो जाएगा माइनस J, और फिर K J चलें, यानी K क्रॉस J, K J चले तो माइनस I, और J I चलें, J I चले तो माइनस K, यानी इसका हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो डायरेक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा रहा अभी जो हम निकाले A क्रॉस B। A क्रॉस B से हम इतना सारा चीज ध्यान में रख सकते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि A और B दो आसन्न भुजा है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा A है, और ये मान लेते हैं हमारा B है, दो आसन्न भुजा है, तो इससे इसको मिला देते हैं और इसका नाम रख देते हैं A B C। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है हाफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब ये कैसे होता है इसके बारे में जान ले। तो अभी तक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना रहता है उसमें क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर ये हमारा आधार हो गया, ऊंचाई, हम ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ लंब डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं H, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब हमारा H है, यहाँ H को कर्ण नहीं समझिएगा आप लोग, ये हमारा ऊंचाई यानी लंब, इस कोण के कारण ये हमारा लंब हुआ, और कर्ण यहाँ B हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे H बाई B, यहाँ से निकालेंगे H निकालते हैं तो H हमारा हो जाता है B साइन थीटा, और यहाँ ये जो है हमारा वेक्टर A, ये हमारा वेक्टर A जो है ये हमारा है बेस। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो पहले हम अभी तक पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस, हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा मॉड ऑफ A इंटू हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई हम यहाँ पर H माने हैं तो H लिख लिए। ये अब यहाँ यही समझने की चीज है, यहाँ पर यहाँ इसको इधर लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस और हाइट बराबर हाफ, ये हमारा बेस मॉड ऑफ A, और H हम यहाँ निकाले हैं तो H हमारा है B साइन थीटा, यानी इसको ये चूंकि ये हम निकाले हैं ऊंचाई, तो इसको हम मॉड में, चूंकि यह जो है संख्यात्मक मान देगा, यह जो है मॉड में भी लिखा जा सकता है, यानी मॉड H भी कर सकते हैं इसको। तो A B साइन थीटा, यानी H का मान हम यहाँ से रख दिए तो ये हो गया। तो देखिए यही ये हमारा कितना के बराबर होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा होता है A क्रॉस B के बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं हाफ
मॉड ऑफ ए, चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए मॉड का चिन्ह दे रहे हैं, चूंकि मैग्नीट्यूड इसका चाहिए ए क्रॉस बी। तो यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसी तरह हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसी में निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी त्रिभुज को, जैसे ये त्रिभुज है, जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसी को हम यहाँ छोटा रूप में ले रहे हैं, ए बी सी। ये इसके समांतर हम यहाँ पर एक रेखा खींच दिए और इसके समांतर इसको हम खींच दिए, इसका नाम रख दिए डी। ये बी सी हमारा ए था, ऊपर है ए, ये हमारा बी। चूंकि इसके समांतर ये है तो ये भी हमारा बी हो जाएगा, और इसके समांतर ये है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है इसी का जस्ट ये दोनों में कॉमन हो गया, ये लाइन दोनों में कॉमन हो गया, और दोनों का ये ए और बी, इसमें भी भुजा और इसका भी भुजा ए और बी है। तो चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी। ये कैंसिल हो गया, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आगे कुछ गुणधर्म के बारे में जान लें। स्केलर प्रोडक्ट का कुछ गुणधर्म, स्केलर नहीं सॉरी डॉट नहीं, ये हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। गुणधर्म हमारा है पहला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हम इसको साधारण गुना की तरह गुना करेंगे लेकिन क्रॉस के रूप में लिखेंगे, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। और दूसरा, अगर हम किसी स्केलर से गुना करते हैं इस ए क्रॉस बी में, तो ये हमारा लैम्डा वेक्टर ए एक साथ रखें क्रॉस बी, या ए क्रॉस लैम्डा बी, ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के पहले एक जनरलाइज्ड फॉर्म लेते हैं। मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जब इसका a क्रॉस b यानी सदिश गुणनफल निकालने के लिए कहा जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम अब इसको पीछे जो बताएं कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, उस रूप में इसको हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का कहीं कोई औचित्य नहीं है। तो इसको निकालने के लिए सबसे इजी होता है, हम डिटर्मिनांट पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनांट फॉर्म में इसको लिखें आई जे के, और ये ए का कंपोनेंट सब इसमें डालें, यानी a1 a2 a3, यहाँ b का कंपोनेंट b1 b2 b3। डिटर्मिनांट में लिखने से ये सॉल्व करने में बहुत आराम हो जाएगा। ऐसे भी हम गुना करके a क्रॉस b करके निकाल सकते हैं, लेकिन वह बहुत लंबा और उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो हम इसको इस ढंग से निकाले, पहले i लेंगे तो हम a2 a3, यानी i लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी a2 a3 b2 b3, माइनस j लेंगे। ये माइनस और प्लस कैसे होता है ये डिटर्मिनांट में पढ़ चुके हैं, ये हमारा माइनस होगा, माइनस बता देते हैं। ये चूंकि j है, j लिए तो ये हमारा पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हुआ, तो j ले लिए, j ये खत्म यानी a1 a3 और ये b1 b3 प्लस k लेंगे, तो हमारा a1 a2 b1 b2 बचेगा, a1 a2 b1 b2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी a2 b3, i को बाद में लिखेंगे यूनिट वेक्टर, a2 b3
B3 माइनस A3 B2, ये I माइनस फिर J A1 B3 माइनस A3 B1 J प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 ये K। तो इस रूप में हम इसको ध्यान रखेंगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यानी A बराबर है 2I प्लस J प्लस 3K और वेक्टर B बराबर है 3I प्लस 5J माइनस 2K। इसको सॉल्व करना है, यानी A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B निकालना है तो हम वही प्रोसेस से चलेंगे। इसको I J K कर लेंगे। यहाँ पर A का कंपोनेंट लिखेंगे यानी 2 1 3, B का कंपोनेंट यानी 3 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। I लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये यानी -2 और ये -15। माइनस J लेंगे, इसको सॉल्व करते हुए लिख रहे हैं। J लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म यानी -4 और ये -9। प्लस K लेंगे तो हमारा ये आएगा यानी 5 दूनी 10 और ये 3 इकाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -15 और -2 -17I। ये हो जाएगा -9 और -4 -13 और यहाँ माइनस है तो प्लस 13J और यहाँ 10 में से 3 गया यानी +7K। A क्रॉस B हम निकाल लिए। अगर इसका मापांक कहे निकालने के लिए यानी मैग्नीट्यूड कहे यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉड, तो मॉड के लिए हम लोग जानते हैं इस सब का कोफिशिएंट है। इसको जो हम स्क्वायर में लिख देंगे यानी -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 289 होता है और ये 13 का 169 और ये 49, ये जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 9 9 18 9 27 7 7 4 2 6 6 12 8 20 यानी 0 2 आ गया 2 1 3 2 5 यानी 507। यही हमारा आंसर हो गया। तो आज हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हमने ज्ञात किया। आप इस पर आधारित हमारा अगला एक्सरसाइज है 10.4, इसको मैं सॉल्व करूंगी। तो आप अगला वीडियो अवश्य देखें और इसे अच्छे से कर लें ताकि अगले वीडियो को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।